सबसे पहले तो सभी को जय हिंद। हमारी जो रिवीजन क्लासें चल रही थी उसमें आज जो टॉपिक है वो हमारा चैप्टर नंबर 5 और नाम है उसका भू संसाधन एवं कृषि। तो भू संसाधन एवं कृषि। अब एक और चीज है, जैसे मैंने बोला रिवीजन क्लासेज है, तो आपका एग्जाम का टाइम नज़दीक है, तो मैं जल्दी जल्दी ये रिवीजन के जो वीडियो हैं जितने भी आपके बढ़ेंगे, अब प्रतिदिन आपको एक वीडियो है वो शाम को 5 बजे के लगभग मिलता रहेगा। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात हम देखते हैं कि चैप्टर का नाम है भू संसाधन एवं कृषि। तो ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और रिवीजन के हिसाब से देखें तो हम इसको 2 भागों में विभाजित करेंगे। भू संसाधन को एक तरफ देखेंगे और फिर जो भू संसाधन पर आधारित कृषि है उसको अलग से दूसरे वीडियो के अंदर देखेंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि भू संसाधन। संसाधन जैसे आपने पढ़ा होगा कि संसाधन क्या होता है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि भू संसाधन क्या होता है। तो ऐसी कोई भी वस्तु जो मनुष्य के लिए उपयोगी है उसे हम संसाधन कहते हैं। जैसे हम खनिज संसाधन पढ़ रहे थे, खनिज के अंदर लोहा पढ़ा हमने। तो जब तक मनुष्य को लोहे का ज्ञान नहीं था, वो अनुपयोगी चीज थी, तब तक लोहा क्या नहीं बना था, संसाधन नहीं था। तो कहने का मतलब हो गया कि जो वस्तु मनुष्य के लिए उपयोगी है उसे हम क्या कह सकते हैं, संसाधन कह सकते हैं। और भूमि तो आपको पता है, जिस दिन मनुष्य ने इस धरती पर जन्म लिया तब से उसके लिए ये क्या है, उपयोगी। तो ये तो हमेशा से भू संसाधन, कुछ ऐसे तत्व है जैसे जल हो गया, भूमि हो गई, तो ये तो मनुष्य को प्रारंभिक रूप से उसके लिए क्या थे, संसाधन थे। खनिजों में हम बात करें, जैसे लोहा है, काफी समय तक मनुष्य को पता ही नहीं था, तो लोहा उसके लिए है। जब उसको उपयोग का पता चला तब उसके लिए क्या बना, वो संसाधन बना। तो ये तो एक नॉर्मल परिभाषा है जो आप देख सकते हो कि भू संसाधन का मतलब क्या है। लेकिन हम हमारी किताब की शुरुआत करें तो हम देखते हैं कि जो भू संसाधन है, भूमि से भारत में लेखे जोखे का काम है, वो 2 विभागों के पास है। हम देखते हैं कि भूमि से संबंधित जो रिकॉर्ड है वो 2 विभाग है। एक बना हुआ है भू राजस्व विभाग, भू राजस्व विभाग। हम तहसील में जाते हैं, पटवारी के पास जाते हैं, उस विभाग की बात हो रहा है। और एक है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। दूसरा जो संस्था है वो भारतीय सर्वेक्षण विभाग। हमारे चैप्टर भू संसाधन के अंदर बात करें, हम भूमि की बात करें, तो भारतीय भूमि को 2 विभाग, एक भू राजस्व विभाग है और दूसरा भारतीय सर्वेक्षण विभाग है। दोनों लेखा जोखा रखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग क्या करता है, तो भारत की जो प्रशासनिक इकाइयों के भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी है वो तो देता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। यानी मैं इसका लिख सकता हूं भारतीय प्रशासनिक क्षेत्रों की जो जानकारी है वो तो होती है भारतीय सर्वेक्षण विभाग के पास जानकारी। या मैं डायरेक्ट रूप से ये कह सकता हूं कि भारत या किसी राज्य का जो मानचित्र है उसकी जानकारी किसके पास है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारत की सीमा कहां तक है, किसी राज्य की सीमा कहां तक है, इसकी जानकारी होती है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं मानचित्र। तो ये तो रिकॉर्ड रखता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। लेकिन जो दूसरा हम जिसको पढ़ेंगे हमारी बुक में वो है भू राजस्व विभाग। और ये भू राजस्व विभाग जो उपयोग में आने वाली भूमि है उसका रिकॉर्ड रखता है। जिस भूमि को हम उपयोग लेते हैं वही संसाधन है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य के जब तक उपयोग में नहीं आएगी तब तक वो संसाधन नहीं है। तो जो उपयोग में आती है उसे ही भू संसाधन कहा गया है। और इस भू संसाधन यानी उपयोग में आने वाली जो भूमि है इसका रिकॉर्ड रखता है भू राजस्व विभाग। तो भारत में भू उपयोग संबंधित रिकॉर्ड कौन रखता है, इसका आप लिख सकते हो भारत में भू उपयोग संबंधी रिकॉर्ड। जो भारत में भू उपयोग संबंधित रिकॉर्ड है वो तो रखे जाते हैं भू राजस्व विभाग के पास। और जो पूरे भारत की जो सीमा रेखा है, पूरे भारत का क्षेत्रफल है, उसका रिकॉर्ड रहता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे भारत का कुल जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल की मैं बात करूं 3 32 87
267 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। इस कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 93% का रिकॉर्ड है वो भू राजस्व विभाग के पास है। तो आपको समझ में आ गई होगी कि जो भूमि भू राजस्व विभाग यानी अपने लिए उपयोगी है, जिस किसी न किसी कार्य में उपयोग ली जा रही है, चाहे वो वनों के रूप में हो, चाहे जिस पर मकान बने हो, चाहे जिस पर सड़क बनी हो, तो ऐसे उपयोग में आ रही है, उसका तो रिकॉर्ड रखता है भू राजस्व विभाग। और कुल क्षेत्रफल का जो रिकॉर्ड रखता है वो भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो आप यहां से ये समझ गए होंगे कि अभी भी 7% भारत में ऐसी भूमि है जिसका उपयोग नहीं हो रहा है। ये इन आंकड़ों का कहने का मतलब ये है कि 93% भूमि पर तो भू राजस्व विभाग के पास आंकड़े हैं, लेकिन 7% के पास नहीं है। वो उसके आंकड़े भारतीय सर्वेक्षण विभाग के हैं। क्यों? क्योंकि वो 7% भूमि उपयोगी अभी तक उपयोग में आई नहीं और इसके रिकॉर्ड में है नहीं, ये कह सकते हैं हम। तो भारत में भूमि संबंधित जो रिकॉर्ड है उसके लिए 2 विभाग है, एक भू राजस्व विभाग और दूसरा भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारत के कुल क्षेत्रफल या भारत के राज्य या भारत के मानचित्र की बात करें तो उस कुल क्षेत्रफल का तो लेखा जोखा रखता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, और उस कुल क्षेत्र में उपयोगी भूमि है उसका लेखा जोखा रखता है भू राजस्व विभाग। यानी भारत में भू उपयोग संबंधित जो रिकॉर्ड है वो रखता है भू राजस्व विभाग। और ये कुल भूमि का कितने प्रतिशत इसके पास में रिकॉर्ड है, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 93% इस भू राजस्व विभाग के पास में क्या है, रिकॉर्ड है। इस भू राजस्व विभाग में वही आते हैं जो पटवारी वगैरह हमारे खेतों को, घरों को, पट्टों को मिलते हैं। तो ये तो हुए भू राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं भू राजस्व विभाग के भू उपयोग के बारे में। तो हम देखेंगे कि जो भारत में भू उपयोग है, जो भू उपयोग संबंधित आंकड़े है वो जारी कौन करता है, भू राजस्व विभाग। तो भूमि के उपयोग की दृष्टि से मैं बात करूं, भूमि के उपयोग की दृष्टि से इस भू राजस्व विभाग ने है भूमि को 9 भागों में बांट रखा है, इसको 9 वर्गों में वर्गीकृत कर रखा है। तो अब आगे हम पढ़ते हैं भू उपयोग का वर्गीकरण। भू राजस्व विभाग के अनुसार जो भूमि का वर्गीकरण किया गया है उसको हम पढ़ते हैं। तो हम आगे हमारा है भू उपयोग का वर्गीकरण। एक चीज पीछे जो मैंने लिखा है उसका ध्यान में रखना कि भारत में कुल भूमि का लेखा जोखा या भारतीय मानचित्र, संपूर्ण मानचित्र या पूरे क्षेत्र का लेखा जोखा है वो तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग रखता है। लेकिन जो उपयोग से संबंधित भूमि है, भारत में भू उपयोग से संबंधित जो आंकड़े हैं उनका रिकॉर्ड भू राजस्व विभाग रखता है। और भू राजस्व विभाग के पास भारत की कुल भूमि के 93% भाग के क्या है, आंकड़े हैं। इतनी चीज आप ध्यान में रखना। अब पढ़ते हैं भू उपयोग का वर्गीकरण। और भू राजस्व विभाग ने इस भू उपयोग को 9 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले इसने अपने रिकॉर्ड में लिखा है वन क्षेत्र की भूमि, वन क्षेत्र। दूसरा भू उपयोग का वर्गीकरण 9 भागों में किया है। तो पहला इसके वन क्षेत्र हो गया, दूसरा बंजर व्यर्थ भूमि, दूसरा इसके पास में रिकॉर्ड है बंजर व्यर्थ भूमि। तीसरा इसने वर्गीकरण किया है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। चौथा वर्गीकरण दिया वो स्थायी चारागाह है। पांचवा इसके पास में जो रिकॉर्ड है वो विविध तरु फसल व उपवन क्षेत्र यानी बाग बगीचे वाला उपवन क्षेत्र। और 6 नंबर की मैं बात करूं तो 6 नंबर इसके पास में रिकॉर्ड है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। 7 नंबर की मैं बात करूं तो 7 नंबर है वर्तमान प्रतिभूमि।
7 नंबर है वर्तमान प्रतिभूमि। और फिर मैं बात करूं 8 नंबर की, तो 8 नंबर है पुरातन प्रतिभूमि। और 9 नंबर इसने जो अंतिम आंकड़े दिए हैं वो है निवल बोया गया क्षेत्र। तो आप देख सकते हो कि भू राजस्व विभाग ने भू उपयोग का जो वर्गीकरण है वो 9 भागों में किया। सबसे पहला वन आधारित क्षेत्र, दूसरा बंजर व व्यर्थ भूमि, तीसरा गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, स्थायी चारागाह है, विविध तरु फसल या उपवन क्षेत्र, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, वर्तमान प्रतिभूमि और पुरातन प्रतिभूमि निवल बोया गया क्षेत्र। इन 9 भागों में विभाजित किया। सबसे पहले हम देखते हैं कि वन क्षेत्र क्या होता है। तो यहां आपको एक चीज है, इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इनको समझने की जरूरत है। अगर समझ गए तो ये बड़ी सरल वर्गीकरण है और एग्जाम में यहां से कोई न कोई प्रश्न पूछा जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं कि वन क्षेत्र क्या होता है। तो आप सबको पता है कि वह भूमि जिस पर वन पाए जाते हैं या वनों का विकास किया जा सकता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि हमारे लिए वन विभाग ने भूमि छोड़ रखी है, हालांकि उस पर अभी वन तो नहीं लगे हैं, लेकिन कभी उस पर वन लगा सकती है, तो वो वन विभाग की भूमि हो गई, उसके बारे में कह रहे हैं। तो वन तथा आप लिख सकते हो ऐसी भूमि जिस पर वन है या विकसित किए जा सकते हैं, उसे कह सकते हैं हम वन क्षेत्र भूमि। तो वन क्षेत्र के अंदर कौन सी भूमि रखी है? ऐसी भूमि जिस पर या तो वन है या विकसित किए जा सकते हैं, उस भूमि को वन क्षेत्र रिकॉर्डों में रखा है। दूसरी आती है बंजर व्यर्थ भूमि। ये बंजर व्यर्थ भूमि क्या होती है? तो ये वो भूमि है जिसे वर्तमान प्रचलित तकनीकी अपनाकर भी कृषि योग्य भूमि नहीं बनाया जा सकता। एक बार दोबारा सुनना कि ऐसी भूमि जिसे वर्तमान तकनीकी अपनाकर भी कृषि योग्य भूमि नहीं बनाया जा सकता। यानी तकनीकी, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं, तकनीकी अपनाकर भी कृषि योग्य भूमि में नहीं बदला जा सकता। कृषि योग्य या कृषि नहीं की जा सकती। आप अपनी भाषा में लिख सकते हो कि तकनीकी बनाकर ऐसी भूमि जिस पर वर्तमान तकनीकी अपनाकर भी कृषि नहीं की जा सकती, उसे बंजर और व्यर्थ भूमि कहा जाता है। फिर ध्यान में रखना पूछ सकता है कि तकनीकी अपनाकर भी उस भूमि को कृषि भूमि में तब्दील नहीं किया जा सकता, उसे बंजर और व्यर्थ भूमि कहा जाता है। तीसरी आती है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि आपको मैं उदाहरण से समझा रहा हूं। जैसे हमारे यहाँ सड़क बनी हुई है, अब भूमि पर ही बनी है सड़क, तो वो सड़क की भूमि हो गई। कहीं उद्योग लगा हुआ है, वो भी किसी भूमि पर है। हमारे भवन बने हुए हैं, बहुत सारी मानव बस्तियां बसी हुई है, या तरह तरह के कार्यों में उपयोग हो रही है। जैसे कोई आप डायरेक्ट लिख सकते हो, आपने पढ़ रखे हैं व्यवसाय, कोई द्वितीय व्यवसाय में है, कोई तृतीय व्यवसाय में प्रयुक्त है, या कोई चतुर्थ या पंचम व्यवसाय में प्रयुक्त भूमि है। कहने का मतलब कृषि में नहीं है, बाकी किसी सेक्टर में किसी ने उद्योग खड़ा कर रखा है, किसी ने मकान बना रखे हैं, कोई और कुछ काम कर रहा है, वो कृषि कार्य में नहीं है। चाहे सड़क बनी हुई हो, चाहे कोई रेलवे लाइन बिछी हुई हो, तो इस प्रकार की जो भूमि अन्य कार्यों में यूज ली जाती है, उसे गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि कहा जाता है। आप लिख सकते हो कि कृषि को छोड़कर द्वितीयक, तृतीयक, सड़क या उद्योग या भवन निर्माण में जिस भूमि का उपयोग किया जाता है, उसे गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि कहा जाता है। तो वनों के क्षेत्र में आने वाला वन क्षेत्र हो गया। ऐसी भूमि जिसे तकनीकी अपनाकर भी कृषि नहीं की जा सकती, वो बंजर और व्यर्थ भूमि हो गई। और गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि ऐसी भूमि जिस पर कृषि कार्य नहीं की जाकर अन्य कार्यों में, जैसे सड़क, उद्योग, भवन, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ व्यवसाय में उपयोग ली जा रही है, वो गैर कृषि कार्यों में
प्रयुक्त भूमि हो गई। फिर आता है स्थायी चारागाह, तो आप लिख सकते हो ऐसी भूमि जो चारागाहों के रूप में, जो चारागाहों के रूप में ग्राम पंचायत व सरकार के अधीन है, सरकार के अधीन है। आप इसका लिखना पड़े एग्जाम में तो आप लिख सकते हो ऐसी भूमि जो चारागाहों के रूप में ग्राम पंचायत व सरकार के अधीन है, स्थायी चारागाह भूमि कहलाती है। यानी ये साझा संपत्ति होती है। आपने देखा होगा कि प्रत्येक गांव के अंदर कुछ सरकारी जगह जिसको गांव की साझा संपत्ति कहा जाता है, जहां जिसको हम जोड़ बोल देते हैं, अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम से जो जानी जाती है, कहीं बीड़ बोल देते हैं, कहीं जोहड़ बोल देते हैं, तो वो भूमि है वो क्या कहलाती है, स्थायी चारागाह भूमि। और गांव के लोग हैं वहां पशु चारण का काम करते हैं, तो या तो वो ग्राम पंचायत के नियंत्रण में है या यहाँ संबंधित राज्य की राज्य सरकार के नियंत्रण में। तो इसका आपको पूछ लिया जाए स्थायी चारागाह भूमि, तो स्थायी चारागाह है जो क्षेत्र है उसके बारे में लिखोगे ऐसी भूमि जो चारागाहों के रूप में ग्राम पंचायत या सरकार के अधीन होती है और ये गांव की साझा संपत्ति होती है, तो उसे अस्थायी चारागाह क्षेत्र कहा जाता है। अगली आ रही है विविध तरु फसलों में व उपवन क्षेत्र, तो आप लिखोगे ऐसी भूमि जिस पर फलों उद्यान कृषि की जाती है। और एक चीज और लिख लेना, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि चाहे उद्यान की कृषि करो चाहे फूलों की कृषि करो, वो कृषि में गिनी जाती है, लेकिन भू राजस्व विभाग ने उसको कृषि में नहीं रखा, उसको बागवानी को अलग ही रख दिया। यानी आप एक शब्द बागवानी भी लिख सकते हो, बागवानी में प्रयुक्त भूमि। तो और नीचे लाइन लगा दोगे कि इसे कृषि भूमि में सम्मिलित नहीं किया गया है, इसे कृषि भूमि में सम्मिलित नहीं किया गया है, सम्मिलित नहीं किया गया है। और ये निजी क्षेत्र की जो भूमि है ज्यादातर, तो ध्यान में रखना विविध तरु फसल व उपवन क्षेत्र, जैसा नाम वैसी भूमि, यानी ऐसी भूमि जिसपे फलों उद्यान या बागवानी की कृषि होती है उसे विविध तरु फसल व उपवन क्षेत्र कहा जाता है। ऐसी भूमि जिस पर बागवानी या फलों या फूलों की खेती की जाती है उसे विविध तरु फसल उपवन क्षेत्र में रखा गया है, इसे कृषि भूमि क्षेत्र में या निवल बोया गया क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। इसको ध्यान में रखना, जैसे मैं इसको पूरा करूंगा आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगला आ रहा है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। ये कृषि योग्य व्यर्थ भूमि क्या है, तो ऐसी भूमि जो पिछले 5 वर्षों से परती पड़ी है। परती पड़ी का मतलब कोई कृषि नहीं हो रही है, पिछले 5 वर्षों से ऐसी भूमि जिस पर पिछले 5 वर्षों से कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है, यानी कृषि योग्य तो भूमि है। ऐसी कृषि योग्य भूमि जिसमें पिछले 5 वर्षों से कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है उस भूमि को कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहते हैं। कहने का मतलब कृषि योग्य तो है, तकनीकी अपनाकर उसे कृषि की जा सकती है, लेकिन पिछले 5 वर्षों से वो क्या है, उसमें 5 वर्ष या 5 वर्षों से अधिक, कम नहीं होनी चाहिए, 5 वर्षों से अधिक समय से उस पर कृषि नहीं की जा रही है तो उसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहा जाता है। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि से आप क्या समझते हो, तो आप लिखोगे कि ऐसी कृषि योग्य भूमि जिसपे पिछले 5 वर्ष या इससे अधिक समय से कृषि नहीं की जा रही है उसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहा जाता है। इस प्रकार की भूमि को तकनीकी अपनाकर कृषि क्षेत्र में बदला जा सकता है। तो ये इसका हो गया। अगली आती है वर्तमान प्रतिभूमि। वर्तमान प्रतिभूमि यानी इसके बारे में लिख सकते हो आप कि ऐसा क्षेत्र, ऐसी भूमि या ऐसा क्षेत्र
आप लिख सकते हो ऐसी भूमि जिस पर पिछले एक वर्ष या इससे कम समय से कृषि नहीं हो रही है। बात समझ में आई? यानी कि हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए 1 साल के लिए उसको क्या कर देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, कृषि नहीं करते। अब स्थानीय भाषा में उसको अड़ाई वगैरह या ऐसे बोल देते हैं, बांगर बोल देते हैं कहीं उसको राजस्थान में, तो उसी की बात हो रही है। तो ऐसी भूमि जिसमें पिछले 1 वर्ष से कृषि कार्य नहीं किया जा रहा, सिर्फ 1 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसी भूमि जिस पर पिछले 1 वर्ष से कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है वर्तमान प्रतिभूमि कहलाती है। और भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए ऐसा कार्य किया जाता है। आप लिख सकते हो कि ऐसी भूमि जिसमें पिछले 1 वर्ष से कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है या कृषि नहीं की गई है, उसे वर्तमान प्रतिभूमि कहा जाता है। अब पुरातन प्रतिभूमि, अगला आता है पुरातन प्रतिभूमि। ये क्या होती है? तो आप लिखोगे ऐसी भूमि जिस पर 1 वर्ष से 5 वर्ष के मध्य कृषि कार्य नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसे कहा जाता है पुरातन प्रतिभूमि। ध्यान देना, 1 वर्ष से है या 1 वर्ष से कम है तो वो वर्तमान प्रतिभूमि है, और 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष है तो पुरातन प्रतिभूमि। और जैसे ही उसने 5 वर्ष क्रॉस कर दिया तो आपने यहां पढ़ा वो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है। इसको गौर से देखना, पुरातन प्रतिभूमि क्या है? 1 वर्ष से 5 वर्ष के मध्य जो भूमि कृषि नहीं की जा रही है जिस भूमि पर, वो पुरातन प्रतिभूमि है। अगर वो 5 वर्ष से अधिक हो गई तो फिर वो पुरातन प्रतिभूमि नहीं रही, वो हो गई फिर कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। और अगर वो 1 वर्ष से कम है या 1 वर्ष तक है तो फिर वो हो गई वर्तमान प्रतिभूमि। तो वर्तमान प्रतिभूमि 1 वर्ष से कम या 1 वर्ष तक कोई भूमि कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है तो वो वर्तमान प्रतिभूमि है। 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक अगर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है तो वो पुरातन प्रतिभूमि है। और जो 5 वर्ष से अधिक समय से कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है लेकिन वो कृषि में तब्दील हो सकती है तो वो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है। अगला अंतिम बचा निवल बोया गया क्षेत्र, और यही कृषि का मुख्य क्षेत्र है जिसे कृषि के अंदर गिना गया है। इसका मतलब है ऐसा क्षेत्र वह भूमि जिस पर फसलें उगाई जाती है वह काटी जाती है, उगाई जाती है वह काटी जाती है। तो जहां फसलें उगाई जाती है और काटी जाती है उसे निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं, वास्तविक कृषि भूमि क्षेत्र कहा जाता है। तो फिर देखना, और यहां से प्रश्न पूछ सकता है भू उपयोग से। भू उपयोग के रिकॉर्ड कौन रखता है? भू राजस्व विभाग। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत रिकॉर्ड रखता है? 93%। भू राजस्व विभाग ने भू उपयोग वर्गीकरण को कितने भागों में विभाजित किया है? 9 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से हैं? पहला वन क्षेत्र, और वन क्षेत्र कहते किसे हैं? ऐसी भूमि जिस पर वन है या विकसित किए जा सकते हैं उसे वन क्षेत्र भूमि कहा जाता है। फिर दूसरा है बंजर व्यर्थ भूमि। ये बंजर व्यर्थ भूमि क्या है? तो वो भूमि जिस पर कोई तकनीकी अपना लो, वर्तमान जो तकनीकी है उसकी सहायता से वो कृषि भूमि में तो तब्दील नहीं हो सकती, तो वो बंजर और व्यर्थ भूमि हो गई। तीसरी है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। तो ऐसी भूमि जिस पर कृषि के अलावा अन्य कार्य जैसे सड़क, उद्योग, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ व्यवसाय जैसे कार्य किए जाते हैं वो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, यानी कृषि को छोड़कर अन्य कार्यों में प्रयुक्त हो रही है।
चाहे गांव बसने में हो रही है, चाहे शहर बसने में हो रही है, चाहे कोई उद्योग लग रहा है, तो वो उनके नीचे आने वाली भूमि गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। चौथा है स्थायी चारागाह क्षेत्र। और स्थायी चारागाह क्षेत्र क्या होता है कि ऐसा क्षेत्र जो चारागाहों के रूप में ग्राम पंचायत या सरकार के नियंत्रण में है, उसे चारागाह क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि लोगों की साझी संपत्ति होती है ये। अगला पांचवा, विविध तरु फसल या उपवन क्षेत्र। ऐसी भूमि जिस पर फल या बागवानी संबंधित कृषि की जाती है। फल फूल या बागवानी, आप ऐसे सोच सकते हो कि जिसने बाग लगा रखा है वो विविध तरु फसल उपवन क्षेत्र में आता है। इसे इस निवल बोया गया क्षेत्र या कृषि क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। अगला 6 नंबर है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। ऐसी भूमि जिसे तकनीकी अपनाकर, हाँ, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कौन सी है? ऐसी भूमि जो पिछले 5 वर्षों से पड़ती पड़ी है। ऐसी भूमि जिस पर पिछले 5 वर्षों से कृषि नहीं की जा रही है, लेकिन तकनीकी अपनाकर उस पर कृषि की जा सकती है, वो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहलाती है। फिर आती है वर्तमान प्रतिभूमि। ऐसी भूमि जिस पर पिछले 1 वर्ष या इससे कम समय में, 1 वर्ष या इससे कम समय में कृषि नहीं की जा रही है, तो वो वर्तमान प्रतिभूमि कहलाती है। और फिर आती है पुरातन प्रतिभूमि 8 नंबर। तो वह भूमि जिसमें पिछले 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम समय में कृषि नहीं हो रही है, यानी 5 वर्ष पहले हो रही थी लेकिन वो 5 वर्ष से लेकर 1 वर्ष के मध्य उस पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है, तो वो पुरातन प्रतिभूमि कृषि क्षेत्र कहलाता है। अगर 1 वर्ष से उसमें कम हो गया तो वो वर्तमान प्रतिभूमि में आएगी, और 5 वर्ष से ऊपर चला गया तो वो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में आएगी। इसको थोड़ा ध्यान में रखना। और निवल बोया गया क्षेत्र वो है कि वह भूमि जिस पर फसलें उगाई जाती है और काटी जाती है। अब प्रश्न कैसे पूछेगा? प्रश्न ये पूछ लेगा पुरातन प्रतिभूमि और वर्तमान प्रतिभूमि में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरी चीज, निवल बोया गया क्षेत्र और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में क्या संबंध है या क्या अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ऐसे करके वो 2 का अंतर करवा सकता है, विशेषता पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है बंजर व्यर्थ भूमि से क्या तात्पर्य है। तो ऐसी भूमि जिसे वर्तमान प्रचलित तकनीकी अपनाकर भी कृषि योग्य भूमि में नहीं बदला जा सकता, वो बंजर व्यर्थ भूमि कहलाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको ध्यान में रखना। और यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, इस भू उपयोग वर्गीकरण से प्रश्न पूछा जा सकता है। पूरा तो बड़े प्रश्नों में पूछे या ना पूछे, लेकिन छोटे प्रश्नों में जैसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि से क्या तात्पर्य है, वर्तमान प्रतिभूमि और पुरातन प्रतिभूमि को स्पष्ट कीजिए या दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए, निवल बोया गया क्षेत्र और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में क्या संबंध है। तो इस प्रकार से है, कोई प्रश्न वो बना सकता है। यहाँ से निवल बोया गया क्षेत्र क्या है, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। तो ये भू राजस्व विभाग ने 9 भागों में वर्गीकरण किया है। ये आपके वर्गीकरण है, आपको सिर्फ समझना है इनको और समझ के अपनी भाषा में रख लेना है। देखो क्या है इसमें, वन क्षेत्र क्या है? ऐसी भूमि जिस पर या तो वन है या लगाए जा सकते हैं, वन क्षेत्र। बंजर व्यर्थ भूमि क्या है? ऐसी भूमि जिस पर कुछ भी कर लो कृषि नहीं हो सकती। वर्तमान जो तकनीकी अपनाकर भी अगर करेंगे तो भी कृषि नहीं हो सकती, झंझट खत्म, बंजर व्यर्थ भूमि है। गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, ऐसी भूमि जिस पर कृषि को छोड़कर अन्य कार्य हो रहे हैं, ऐसे नहीं पड़ी है, कार्य हो रहे हैं लेकिन कृषि नहीं हो रही, तो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। स्थायी चारागाह क्या है? ऐसे चारागाह जो ग्राम पंचायत या सरकार के नियंत्रण में है और पशु चारण का काम किया जाता है, वो स्थायी चारागाह क्षेत्र हो गया। विविध तरु फसल और उपवन, तो आपको पता है बागवानी की भूमि है वो विविध तरु फसल व उपयोगी क्षेत्र में आती है, इसे कृषि भूमि में सम्मिलित नहीं किया गया। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, कृषि योग्य है और व्यर्थ है, तो इसका मतलब 5 वर्षों से अधिक समय या 5 वर्ष या इससे अधिक समय से कृषि नहीं की जा रही है लेकिन कृषि योग्य है वो, तो उसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कह सकते हैं। फिर वर्तमान प्रतिभूमि, ऐसी भूमि जो पिछले 1 वर्ष या इससे कम समय से कृषि नहीं हो रही, तो वर्तमान प्रतिभूमि। और इस प्रकार की भूमि आपको पता है भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए
प्रति छोड़ी जाती है। पुरातन प्रतिभूमि जो 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम समय के बीच में प्रति पड़ी है उसे पुरातन प्रतिभूमि, और निवल बोया गया क्षेत्र वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती है उसे निवल बोया गया क्षेत्र। मैंने 3 बार इसको इसलिए रिवीजन किया कि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, और सरल चीज़ आपको सिर्फ समझना है, समझने के बाद में इसका ना ही तो आपको कोई रट्टा लगाना है और ना ही इस पर कोई ज़्यादा जोर देना है। अब आगे हम देखते हैं कि जो भू राजस्व ने जो वर्गीकरण किया है, इस वर्गीकरण को आप एक एनसीईआरटी में आपके सारणी दे रखी है, और उसमें 1951 से लेकर 2015 के आंकड़ों के साथ उस वर्गीकरण का कंपैरिजन करवाया, और उसमें आप देखते हो कि 1951 की तुलना में 2015 में किसी क्षेत्र के अंदर भूमि है वो बढ़ रही है और कहीं घट रही है। जैसे आप देखोगे 1951 में जो निवल बोया गया क्षेत्र है वो 2015 के आंकड़ों में बढ़ रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो भू उपयोग है इसमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे आज कृषि के लिए भूमि थी, कल उद्योग में चली गई, तो कृषि क्षेत्र से हटकर वो आप देख सकते हो कि फिर वो अन्य कार्यों में जो प्रयुक्त वर्गीकरण अभी लिखा था उसके अंदर उसको क्या कर लिया गया, सम्मिलित किया कर लिया गया। जैसे हमने लिखा था गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, अगर कृषि भूमि थी आज उद्योग लग गया तो वो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि में चली गई। तो ये आपके एक सारणी दे रखी है, तो उस सारणी में भू उपयोग का है वो परिवर्तन दिखाया गया है। तो उसमें हम ये पढ़ते हैं कि ये जो भू उपयोग में परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन के क्या कारण है, वो कौन से कारक है जिसकी वजह से ये परिवर्तन हो रहा है। तो अगला हमारा आता है भू उपयोग। एक चीज और देखना, जो भू उपयोग की हम बात करते हैं, इस भू उपयोग आर्थिक क्रियाओं पर निर्भर करता है। भू उपयोग किसके ऊपर निर्भर करता है, आर्थिक क्रियाओं पर निर्भर करता है। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि भूमि का उपयोग आपको पता है अर्थव्यवस्था के लिए किया जाता है। कृषि भी एक अर्थव्यवस्था का आधार है, कोई उद्योग लगा हुआ तो अर्थव्यवस्था का आधार। जितने भी हमने 9 पढ़े इसके अंदर किसी क्षेत्र है वो अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो भू उपयोग है वो आर्थिक क्रियाओं पर क्या करता है, निर्भर करता है। आर्थिक क्रिया या अर्थव्यवस्था में जब परिवर्तन होता है तो भू उपयोग में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे अर्थव्यवस्था में हम बात करें, कृषि की भूमि थी और आपको पता है कि उद्योग भी आर्थिक क्रियाओं में आते हैं। तो उद्योग है, आपको पता है उसके अंदर उद्योग लग गए तो वो भूमि कृषि से निकलकर गैर कृषि कार्य प्रयुक्त भूमि में चली गई। 1 मिनट आप लिखूंगा तो अब आपको समझ में आएगा। भू उपयोग आर्थिक क्रियाओं पर निर्भर करता है और इसको प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के 3 परिवर्तन है। तो भू उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के 3 परिवर्तन कारक, ये हमारी बुक में दे रखा है कि भू उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के 3 परिवर्तन कारक। और वो 3 परिवर्तक कारक 12वीं की एनसीईआरटी में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो अर्थव्यवस्था का आकार, सबसे पहला है अर्थव्यवस्था का आकार, 1 नंबर। दूसरा जो हमें दे रखा है वो है अर्थव्यवस्था की संरचना, अर्थव्यवस्था की संरचना, अर्थव्यवस्था की संरचना। और अर्थव्यवस्था की संरचना से आप जानते हो जैसे प्राथमिक कार्य, द्वितीयक, तृतीयक, ये जो हमने क्रियाकलाप पढ़े हैं वही अर्थव्यवस्था की क्या है, संरचना। और तीसरा है वो अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, तीसरा है अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। अगर इनमें परिवर्तन होता है, अर्थव्यवस्था के इन 3 परिवर्तनों में कोई परिवर्तन होता है तो भू उपयोग में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे लिखा पहला अर्थव्यवस्था का आकार, जैसे अर्थव्यवस्था का आकार आपको पता है समय के साथ बढ़ता है, जिससे भूमि पर भी दबाव क्या होता है, बढ़ता है, तथा सीमांत भूमि भी
काम में फिर ली जाती है। जैसे मैं बात करूं, हम देखते हैं कि पहले किसी गांव के अंदर जब गांव बसा तो वहां 20 घर बसे होंगे, 30 बसे होंगे, आज से 100-200 साल पहले। अब जनसंख्या बढ़ी तो गांव में 3-4 हजार घर हो गए। तो आपने देखा होगा कि जो वन क्षेत्र के अंदर भूमि थी, क्यों? क्योंकि 20 घरों के पास में गांव की बहुत जमीन थी, वो किसी जमीन को बेचते ही नहीं थे। फिर देखा कि जैसे जनसंख्या बढ़ी तो सबने खेतों की कमी आई, सबने खेत बना लिए, अपने मकान बना लिए। तो वो वन क्षेत्र था पहले, लेकिन वो फिर किस में बदला? कृषि क्षेत्र में। आज गांव का आकार और बढ़ रहा है तो कृषि क्षेत्र है वो आपको पता है, वहां मकान बनाए जा रहे हैं। तो वो कृषि अन्य कार्यों में प्रयुक्त भूमि में क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा, आपको पता है भू परिवर्तन भी हमें देखने को मिलेगा। तो अर्थव्यवस्था का आकार समय के साथ बढ़ता है, ये हमें मानना पड़ेगा। और जब अर्थव्यवस्था का समय के साथ आकार बढ़ता है तो भूमि पर क्या बढ़ता है? दबाव बढ़ता है, जिससे सीमांत भूमि को भी काम में लिया जा सकता है। तो आप लिख सकते हो इसमें, अर्थव्यवस्था का आकार समय के साथ बढ़ता है, समय के साथ बढ़ता है, जिससे भूमि पर दबाव बढ़ता है, दबाव बढ़ता है। एक चीज आप ये समझ सकते हो। और फिर सीमांत क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। अब आप ऐसे समझो इसको, अर्थव्यवस्था का पहला, अर्थव्यवस्था का आकार है वो भू उपयोग में परिवर्तन कैसे करता है। जैसे ये चारागाह क्षेत्र था, गांव का ही चारागाह, आप समझ जाओगे। अब गांव का चारागाह क्षेत्र था, गांव के नियंत्रण में था, गांव की जनसंख्या बढ़ी। अब गांव वाले कहीं तो बसेंगे, तो आर बार बसेंगे, तो आर बार तो चारागाह था। अब उनको बसने के लिए गवर्नमेंट को या पंचायत को जगह देनी पड़ेगी। तो आपने देखा होगा इस चारागाह में पट्टा काट दिया लोगों को बसने के लिए। अब चारागाह में लोगों ने मकान बना लिए। तो जिस भूमि में मकान बनाते हैं उसको हमने वर्गीकरण में पढ़ा है कि सड़क, उद्योग, मकान जो आदि बनाए जाते हैं उसको गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि में रखा जाता है। तो चारागाह कम हो गया और गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि क्या हो गई? बढ़ गई। तो इस अर्थव्यवस्था के आकार की वजह से है वो भू उपयोग में परिवर्तन देखने को मिलता है। यहां ये समझ गए। दूसरा, अर्थव्यवस्था की संरचना। समय के साथ अर्थव्यवस्था की जो संरचना है वो भी बदलती रहती है। जैसे प्राथमिक कार्य, आपको पता है जब इस धरती पर इंसान आया था तो उसने आखेट से, संग्रहण से चीजों को ऐसे जंगल से चूक के लाता और काम चला लेता, आखेट करके पेट भर लेता। फिर उसने कृषि की, फिर आपने देखा कि उद्योगों में बढ़ा। और आजकल आप देख रहे हो विश्व में द्वितीयक, तृतीयक यानी सेवा सेक्टर, बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गया, इनका क्रेज बढ़ा। तो जो आपने देखा कि पहले प्राथमिक कार्य, फिर द्वितीय कार्य, तृतीय कार्य और अब चतुर्थ कार्य, ऐसे आपको पता है अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन होता रहता है। तो अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन होता है तो आप समझ सकते हो कि जब देश को आजाद हुआ उस समय खेती पर डिपेंड थे, सारी अर्थव्यवस्था खेती पर थी। फिर स्थान लिया उद्योगों ने, आज तृतीयक व्यवसाय हैं वो स्थान लेने जा रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था की संरचना, वैसे तो भारत में आप पढ़ोगे कि भारत तो आज भी सबसे ज़्यादा जो है वो प्राथमिक व्यवसाय कृषि से ही उसको आय प्राप्त होती है, लेकिन धीरे धीरे उतनी नहीं रही जितनी आज़ादी के समय थी। तो इसमें आपको पता है परिवर्तन देखने को मिलता है प्राथमिक सेक्टर से द्वितीयक, तृतीयक सेक्टर में बदलाव। यहां मैं ये कह रहा हूं प्राथमिक सेक्टर में कृषि आती है, और जब इस कृषि भूमि पर उद्योग लगेंगे तो वो द्वितीयक व्यवसाय में चली जाएगी। तो इससे अर्थव्यवस्था की अगर संरचना में परिवर्तन हो रहा है तो भू परिवर्तन भी हो रहा है। क्यों? कृषि भूमि प्राथमिक व्यवसाय की थी, उद्योग लग गया तो द्वितीय में चल गया। तो अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन हुआ तो भूमि भी कृषि भूमि से है वो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि में चली गई। तो इससे आप ये समझ सकते हो। और अगला है अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। समय के साथ साथ कृषि कार्य धीरे धीरे आपको पता है अर्थव्यवस्था से कम होता जाता है। समय के साथ कृषि का योगदान अर्थव्यवस्था में कम होता जाता है।
अर्थव्यवस्था में कम होता जाता है। समझ कैसे सकते हो आप इसको? ऐसे समझ सकते हो कि मैं अभी आपको बता रहा था कि आज़ादी के समय देश का मुख्य अगर कोई रोजगार था तो कृषि थी, लेकिन वर्तमान में कृषि नहीं रही। वर्तमान में आप देखते हो कि सरकारी नौकरी, अन्य उद्योगों में जो सर्विस सेक्टर है वो बढ़ रहा है। तो सीधी सी बात है कि जैसे जैसे समय बढ़ा, कृषि क्षेत्र का दबाव है, अर्थव्यवस्था पर योगदान कम होते गया। आज़ादी के समय आप देखते हो कि पूरा ही दरमदार किस पर टिका हुआ था? कृषि पे टिका हुआ था। लेकिन आज अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं तो उद्योगों का इनका स्थान आता है। तो अर्थव्यवस्था में जो कृषि का योगदान है वो समय के साथ क्या होता है? कम होता जाता है। तो कृषि भूमि भी क्या होगी? कृषि भूमि में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा, अन्य सेक्टरों में भूमि बढ़ेगी। तो यहाँ आप एक बार फिर देखना कि भू उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के 3 परिवर्तन कारक हैं। कौन कौन से हैं? अर्थव्यवस्था का आकार, अर्थव्यवस्था की संरचना, अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। अर्थव्यवस्था का आकार किस प्रकार परिवर्तन करता है? तो आप लिखोगे अर्थव्यवस्था का आकार समय के साथ बढ़ता है, जिससे भूमि पर दबाव भी बढ़ेगा, और भूमि पर दबाव बढ़ेगा तो सीमांत जो क्षेत्र ऐसे ही पड़ा था उसको उपयोग लिया जाएगा। फिर अर्थव्यवस्था की संरचना कैसे बदलती है कि जैसे प्राथमिक व्यवसाय से द्वितीयक व्यवसाय आता है, द्वितीयक से तृतीय आता है, और तृतीय से क्या आता है? चतुर्थ व्यवसाय आता है। तो जिस प्रकार से ये व्यवसाय बदलते हैं उसी प्रकार से आपको पता है फिर भू उपयोग भी बदलता जाएगा। जो कृषि क्षेत्र में थी वो भूमि उद्योगों में चली जाएगी। और अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान ये देखने को मिलता है कि जैसे जैसे समय जाता है कृषि का योगदान वहाँ क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तो इससे भी भू परिवर्तन है वो देखने को मिलता है। तो ये आपका भू संसाधन हो गया, जिसकी एनसीईआरटी में लैंग्वेज थोड़ी हार्ड थी। मैंने इसको सरल करने का प्रयास किया, और ये आपको इसको समझना है। सिर्फ इनको समझना है, क्या चीज़ समझ लिया तो आप लिख दोगे। भू उपयोग को प्रभावित करने वाले अवस्था के 3 कौन से कारक हैं? पहले अर्थव्यवस्था का आकार, दूसरा अर्थव्यवस्था की संरचना, और तीसरा अर्थव्यवस्था में कृषि कार्यों का योगदान। और फिर हम जो निवल बोया गया क्षेत्र या कृषि है उसको अगले वीडियो में हम देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।